गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सर। गिरधारी लाल मीणा जी सर। अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मेरा नाम गिरधारी लाल मीणा है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में प्राप्त की। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्राप्त की और मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास है सर। ये जो आपका सवाई माधोपुर है, इसकी ऐतिहासिक महत्व क्या है? जी सर, सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग का निर्माण हुआ था सर 1994 में। बाद में वहाँ पे 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सर। और सर सवाई माधोपुर को नाम सवाई माधो सिंह के नाम पे इसका सवाई माधोपुर नाम पड़ा था सर। 1949 में राजस्थान का एक जिला बना था सर। व्हाट इज, सर को बताओ सवाई क्या है? जी सर, सवाई का मतलब होता है किसी से 1.25% ज़्यादा। जैसे मैं एक हूँ तो आप सवाई हो, 125% हो। वहाँ पे इंडस्ट्री भी है? जी सर। क्या, किस चीज़ की इंडस्ट्री है? सर जैसे सवाई माधोपुर में एक सीमेंट इंडस्ट्री है। और जैसे सर वहाँ पे जो सरसों का तेल है उसकी इंडस्ट्री भी फेमस है सर। जी सर। उसका कहाँ से लिंकेज, कहाँ से वहाँ कहाँ सप्लाई होता है? उसका कोई सप्लाई चेन क्या है वहाँ से, सीमेंट का या सरसों के तेल का? कहाँ जाता है? जयपुर है मार्केट या? जी सर, जो सीमेंट के लिए कच्चा माल तो अरावली से आता है सर। और जो उसकी सप्लाई जयपुर या आसपास के जो मार्केट है उसमें की जाती है सर। और जो सरसों का तेल की मार्केट है वो सरसों उत्पादन वहीं होता है, तो वहीं से कच्चा माल मिलता है और उसकी खपत भी आसपास के ज़िलों में हो जाती है सर। वनस्थली भी पास में ही है? जी सर, वनस्थली निवाई टोंक ज़िले में सर। टोंक ज़िले में, ओके। ये आपने हिस्ट्री आपका, तो आप ये बताइए कि जो मिडिएवल पीरियड है उसमें कोई आपका रोल मॉडल है कोई? क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री काफ़ी कुछ मिडिएवल पीरियड से लिंक्ड है, तो इसमें कोई आप समझते हो कि जिसका कोई हिस्टोरिकल फिगर जो कि आप जिससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो? सर मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे प्रसिद्ध शासक रहे, लेकिन उनमें सबसे मैं अकबर से ज़्यादा प्रभावित हूँ। अकबर से ज़्यादा? जी सर। क्यों? सर सबसे पहले तो अकबर ने जो समाज था उसके साथ समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ने की नीति पालन किया। दूसरी बात सर, उन्होंने साइंस टेक के डेवलपमेंट के लिए भी कार्य किया। तीसरी बात सर, अकबर ने जो अभी भारत के हिस्टोरिकल मोनूमेंट है उनका निर्माण करवाया। और सर अकबर कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रयासरत थे, उन्होंने इसके प्रयास किए थे। फतेहपुर सीकरी वो ले गए, लेकिन वहाँ तो पानी ही नहीं था, वो गड़बड़ हो गया। साइंटिफिक डेवलपमेंट अगर ये बोलोगे तो उसमें तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? फतेहपुर सीकरी तो उन्होंने जी सर अपनी कैपिटल भी बनाया था। सर अकबर ने एक गन का निर्माण किया था जो एक बार में 16 बार छूट सकती थी, तो वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को दिखाता सर। जी सर। और एक बैलगाड़ी का निर्माण किया था जो चलते चलते भी पिसाई का काम कर सकती थी सर। जी सर। गिरधारी लाल, आपके जो चॉइसेस हैं सर्विसेज के लिए, वो क्यों वेरियस सर्विसेज को आपने इग्नोर किया, सीधा नंबर 2 पे इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस? वाई यू हैव नॉट चोजन इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो जनरल ट्रेंड है? जी सर, एक तो मैं पुलिस सर्विस के लिए मेडिकली फिट नहीं है सर, कलर विजन की प्रॉब्लम है। उस वजह से मैंने मेडिकल सर्विस, पुलिस सर्विस जो भी टेक्निकल सर्विसेज थी उनको फिल नहीं किया सर। और भी बहुत सारे सर्विसेज को आपने नॉट ऑप्टेड लिखा है। इज इट बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशंस? जी सर, 6 सर्विसेज है उनको ऑप्ट नहीं किया सर। तो ये बताइए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे फिक्स होता है? जी सर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए CACP होता है जो आयोग है, वो जैसे A2+FL का फॉर्मूला लगा के फिक्स करता है। किसके अंडर में है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में है वो? एनीवे प्रोसीड, जैसा बता रहे थे आप, आगे चलिए। जी सर, एक आयोग है जो A2+FL, मतलब जो किसानों की एक तो फैमिली लेबर होती है वो काउंट की जाती है, और दूसरे नंबर पर सर जो उसकी कॉस्ट होती है जैसे सीड और फर्टिलाइज़र, उनकी कॉस्ट को शामिल किया जाता है। तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में और जो अभी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, कोई फ़र्क है क्या? जी सर, स्वामीनाथन की रिपोर्ट में बताया गया था कि जो
टोटल कॉस्ट है उसका 1.5 गुना होना चाहिए। तो उसमें एक C2 का प्रावधान है जो ये A2 के साथ साथ अन्य कॉस्ट को भी शामिल करता है, जैसे किसान की ज़मीन का किराया हुआ, इनको शामिल करता है। तो सर वर्तमान में जो MSP है वो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश से कुछ कम मात्रा में है। तो यही किस चीज़ की कमी है? सर इसमें किसानों की जो लैंड है उसका रेंट उसका शामिल कॉस्ट नहीं लिया गया। जी सर। फार्मर्स के लोन का के बारे में क्या विचार है आपका? वेवर होना चाहिए कि नहीं वेवर होना चाहिए? सर आदर्श स्थिति में देखें तो फार्मर लोन वेवर नहीं होना चाहिए, लेकिन अब प्रैक्टिकल रूप में देखें तो फार्मर के सामने विभिन्न समस्याएं हैं। लेकिन ये सर फार्म लोन वेवर एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एक जो तात्कालिक रूप से कुछ समस्याओं का समाधान करता है। इसकी जगह कृषकों की जो संपूर्ण आय है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए सर। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर जैसे कृषकों को एक तो जो इनपुट कॉस्ट है उसकी कम हो, सरकार उसके लिए सर प्रयास करे। दूसरी बात जो उनका प्रोडक्शन होता है उसके लिए मार्केट उपलब्ध करवाया, जैसे ई-नाम के माध्यम से उनको मार्केट से जोड़ा जाए। और कृषकों में जो एलाइड वो तो आप प्रिवेंटिंग द सिचुएशन ऑफ फार्मर्स लोन, अभी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है इसमें क्या होना चाहिए? जी सर, जिस गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके बारे में पूरी लाभ के बारे में जैसे कृषकों को बताया जाए। जैसे ई-नाम का ज़्यादातर किसानों को पता नहीं होता है, MSP का पता नहीं होता, तो उसके बारे में बताया जाए और जो भी किसानों की समस्या है उनका समाधान किया जाए। अच्छा, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, चाहे वो जनधन हो, चाहे उज्ज्वला हो। तो टेल मी 3 स्कीम्स विच यू थिंक वर रियली गेम चेंजिंग एंड व्हाई? जी सर, सबसे पहले तो स्वच्छ भारत मिशन है कि उसने एक जो अपनी मेंटलिटी है उसमें चेंज लाने में काम किया है। दूसरा से जनधन योजना होगी, उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम किया है। और जो महिला है या कमज़ोर वर्ग है उनको एक जो इकोनॉमी है उसमें शामिल किया है और उनकी एक जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है उसको सहायता मिली है। और तीसरी सर ये PM किसान योजना है, वो भी बहुत लाभदायक है। गिरधारी लाल मीणा, आप इतने नर्वस क्यों हैं? पसीना क्यों आ रहा है? रिलैक्स। थैंक यू। कंफर्टेबल और यू वांट टू टेक वाटर? कुछ पानी पीना? नहीं सर, थैंक यू सर। इजी? जी सर। हम लोग भी ऐसे इससे गुजरे हुए हैं, तो वी अंडरस्टैंड। ओके, अंग्रेजी में एक कहावत है, गिव अ मैन अ फिश, यू कैन फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम टू फिश, यू कैन फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका? कि हम किसी व्यक्ति को यदि एक दिन का जो भी उसके खाना जो भी कर सकते हैं तो उससे उसके लिए एक दिन का होगा। यदि हम उसको स्किल दें, डेवलपमेंट करें, उसकी योग्यता को पहचानें, उसी अनुसार विकास करें तो उसके जीवन भर की आय सुनिश्चित हो सकती है। तो इसमें बस सर एक जो अपने दान करने की प्रवृत्ति उसके बजाय उसको कैपेबल बनाने की प्रवृत्ति भी ध्यान। तो स्किल डेवलपमेंट, और हमारे मोदी जी भी यही चाहते हैं कि जो वर्ल्ड का स्किल कैपिटल हो इंडिया, राइट? तो आपको अगर एजुकेशन सेक्टर दिया जाए तो आप प्राथमिकता क्या किसको देंगे, कौन से स्किल्स को? क्योंकि सेकेंडरी लेवल में स्किलिंग प्रोग्राम्स को कंपलसरी मैंडेटरी बनाया जा रहा है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन में जैसे हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड है उनको बताया जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, तो उसके बारे में बताया जाए। दूसरी सर मैम जो एक बिहेवियर मतलब प्रायोगिक शिक्षा होती है उसके बारे में लोगों को बताया जाए। और जो भी या तो टेक्निकल एजुकेशन है उसके बारे में शुरुआत से ही प्रैक्टिकल में लाया जाए, तो ये स्किल डेवलपमेंट आगे जाकर जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें भी सहायता करे। तो कैन स्किल ट्रेनिंग सब्स्टिट्यूट एजुकेशन? मैम स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ और भी प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे जैसे एजुकेशन है उसको एक्सेसिबल बनाया जाना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और जो भी इंफ्रा है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। विलेज टूरिज्म, बर्ड फीडिंग आपका हॉबी है, आप रोज फीड करते हैं बर्ड्स को? जी मैम। कौन से बर्ड्स? मैम जनरली जैसे हाउस स्पैरो होती है, पिजन होता है, ये 2 ही बर्ड्स होते हैं। ओके, विलेज टूरिज्म में मान लो टूरिज्म मिनिस्ट्री आपको मिलता है, व्हाट विल यू डू देयर? व्हाट आर योर एरिया ऑफ कंसर्न जो आप डेवलप करना चाहेंगे?
जो भी स्थिति अब है, आपके रिक्रूटमेंट के बाद आप क्या चेंजेस लाएंगे, ऑफ कोर्स फॉर द बेटरमेंट? जी मैम, अभी विलेज टूरिज्म जैसे मैं टूरिज्म में भारत के पास विभिन्न संभावनाएं हैं, तो उन जैसे टूरिस्ट साइट्स उसका विविधीकरण होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हिस्टोरिकल मोनूमेंट उनके पास ही सीमित है। दूसरी बात मैम कि इंफ्रा का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उसकी कनेक्टिविटी है, टूरिस्ट की सिक्योरिटी है, उनका प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरी बात, जो भी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि जैसे रूरल क्षेत्र में भी है, विभिन्न 5-6 गाँवों को मिला के एक क्लस्टर बनाया जाए और होम स्टे की सुविधा उपलब्ध हो। और चौथी बात सर मैम, जो जागरूकता होनी चाहिए ग्रामीणों में, क्योंकि जो भी उनके विलेज टूरिज्म है या उनकी कल्चर है, उनके बारे में उससे वो टूरिस्ट एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। इससे उनकी आजीविका पे प्रभाव होगा। तो ये 5-6 प्रायोरिटी एरिया होगा। कल्चर में क्या क्या आता है? कल्चर में मैम होती है जो भी डेली लाइफ रूटीन होता है, वो सब कल्चर का पार्ट होता है। जैसे किसी संगीत हुआ, चित्रकला हुआ, जो भी डेली रूटीन के पार्ट होते हैं वो कल्चर है। क्योंकि सदर्न स्टेट्स में मीनावटी सॉन्ग्स का तो कोई दूर दूर से नामो निशान नहीं, सुना भी नहीं होगा उन्होंने। तो आप उसको, मैं यही सुनना चाहती थी, कुछ ऐसे एरियाज जो हमारे भारत का कल्चर है, तो उसको आप प्रमोट नहीं करेंगे? आई वांटेड दैट। कुछ चीज़ें जैसे कालबेलिया डांस वहाँ का वो नहीं जानते। ये पुष्कर जो कैमल फेस्टिवल है, वो फॉरेनर्स आकर उसे प्रमोट कर रहे हैं। उसके बारे में मैगजीन्स में आ रहा है, टेरास्केप मैगजीन्स में लिखा जाता है, बट देन सदर्न स्टेट्स में इसका दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं। जी मैम, कल्चर के बारे में, जो राजस्थान की कल्चर है, किसी स्टेट की कल्चर है, उसके बारे में जैसे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ तो दूसरे लोगों को बताया जाए कि कालबेलिया क्या होता है। तो एक राजस्थान इसके लिए योजना भी चला रहा है कि राजस्थान कॉलिंग, उसके माध्यम से लोगों को फ़ोन करके बताया जाता है। तो ये आकर्षित करने का अच्छा तरीका होगा मैम। विलेज टूरिज्म ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। सिक्किम में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़े उपाय किए गए हैं, आप बता सकते हैं वो क्या है? सॉरी सर, मैं सिक्किम के लिए स्पेशली कुछ याद नहीं आ रहा है सर। ओके, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल बन चुके हैं इसलिए। दूसरा, आपने एक जगह का नाम सुना है, केवड़ी? सॉरी सर, छोटा उदयपुर? सर नाम सुना है गाँव। ये गुजरात में है, जो कि ग्रामीण पर्यटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 101वां संविधान संशोधन विधेयक, ये क्या है? सर 101वां संविधान संशोधन विधेयक जीएसटी से रिलेटेड है सर। क्या है बताइए। इसके माध्यम से एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जो विभिन्न टैक्स थे पहले, उनको कंपाइल करके एक टैक्स का निर्माण किया गया है, जो 1 टैक्स 1 मार्केट 1 नेशन की बात करता है। इसके माध्यम से जो टैक्स जीएसटी की प्रक्रिया है उसको डिजिटाइज किया गया है और रिटर्न की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से सर जो फ्रॉड है या उनको कम करने का प्रयास किया गया और राजस्व बढ़ाने पर फोकस किया गया। जब ये 101वां संविधान संशोधन विधेयक किया गया, संविधान के अलग अलग अनुच्छेद में बदलाव किए गए, 3 बड़े बदलाव किए गए थे। वो आप बता सकते हैं वो 3 बड़े बदलाव क्या थे, अगर मैं राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारों के संदर्भ में कहूँ तो? सर पहला तो ये कि जीएसटी परिषद के लिए एक बदलाव किया गया था। जीएसटी परिषद क्या है? सर जो स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वित्त मंत्री, उनके मध्य जो भी टैक्स की स्लैब में परिवर्तन हो या कुछ अन्य चेंज हो, उसके लिए मीटिंग होती है सर। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा? सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं है। अभी बजट आया, आर्थिक समीक्षा भी आया। बजट और आर्थिक समीक्षा में बहुत बड़ी बातें भी कही गई। आर्थिक समीक्षा क्या होता है? ये क्या सरकार का दस्तावेज है या कुछ अलग है? सर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक आर्थिक कार्यों का एक विभाग है, वो आर्थिक समीक्षा जारी करता है कि इस साल में जो ओवरऑल डेटा है गवर्नमेंट, मतलब जीडीपी से रिलेटेड, वो क्या था, हमारी संभावनाएं क्या है, विश्व से हम कितना कंपेयर करते हैं, उनसे क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में होता है सर। आर्थिक कार्य विभाग जारी करता है, आप श्योर है? सर जहाँ तक याद कर पाऊँ मैं
ये याद करता हूँ। वो मुख्य आर्थिक सलाहकार जारी करते हैं, आर्थिक कार्य विभाग बजट तैयार करता है। ये दोनों के बीच एक बेसिक डिफरेंस है। संविधान के अनुच्छेद 110 से लेकर के 118 के बीच में सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है और वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? सर सबसे बड़ा अनुच्छेद 110 ही है सर। 110 से 118 के बीच में सर 112 है। 112 क्या है वो? सर अनुच्छेद 112 में धन विधेयक से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। और एक और खास बात है उस अनुच्छेद में, सॉरी सर, सरकार के सालाना वित्तीय लेखा जोखा को पेश करने की बात अनुच्छेद 112 में कही गई, जिसे हम लोग आम बजट के तौर पे जानते हैं। हमारे संविधान में कहीं बजट शब्द का जिक्र है? नहीं सर। नहीं है? नहीं। ओके। बजट पारित कराने की प्रक्रिया में राज्यसभा की भूमिका क्या होती है? सर बजट लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है, वहाँ पे चर्चा होती है, जो वित्त मंत्री होती है वहाँ पे जाके जवाब देती है, वो जो भी होते हैं उनके क्वेश्चन, वो उसको डिले कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 14 दिन तक डिले कर सकता है। तो एक विलंबकारी या चर्चा के सदन के रूप में उसकी भूमिका होती है। और कोई भूमिका नहीं है उसकी? सर जो बजट होता है एक धन विधेयक होता है, तो उस पर सिफारिश कर सकता है, ये मानना न मानना लोकसभा के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है। दो फंड होते हैं हमारे, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है और एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। दोनों के बीच फर्क क्या है? जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें टैक्स रिलेटेड या जो भी और जो गवर्नमेंट की इनकम है वो जाती है, और इसके निकालने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया जाता है जो संसदीय अनुमोदन के बाद होता है। और जो कि आकस्मिकता निधि होती है वो लगभग 500 करोड़ की होती है, और जो राष्ट्रपति के द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में निकाली जा सकती है। दूसरा पॉइंट पे आप दोबारा सोचिएगा, कंसोलिडेटेड फंड राष्ट्रपति की मोहर से होता है, हस्ताक्षर से होते हैं। कंटिजेंसी फंड आर्थिक मामलों के जो सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर से होता है। आजकल गिरधारी बात हो रही है रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री की, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप NSA साहब का नाम जानते हैं? ये हमारा NSA कौन है? अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल। उनका कहना है कि इतिहास वास्तव में विजेताओं का दृष्टांत होता है, और ये देश चूंकि हमेशा गुलाम होता आया है, बहुत बार गुलाम हुआ है, और विजेताओं ने अपनी दृष्टि से इतिहास लिखा है, और इसीलिए हमारा ओरिजिनल इतिहास नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि नालंदा लाइब्रेरी जला दी गई और हमारे बहुत दस्तावेज जल गए, तो सही में हमारे मूल दस्तावेज रहे नहीं। तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने, तुर्कों ने जो पढ़ाया वो हम अपने उनके दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। डू यू डोंट थिंक कि आज जो हिस्ट्री राइटिंग की बात आ रही है, सही में अपने वास्तविक इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि अल्टरनेटिव हिस्ट्री राइटिंग? सर किसी भी सब्जेक्ट का रीराइटिंग तो होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ चेंज आते रहते हैं, इतिहास में भी चेंज आते हैं, तो हमें रीराइटिंग करना चाहिए। लेकिन रीराइटिंग या समीक्षा? जी सर, समीक्षा। इसलिए उससे साथ साथ कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि रीराइटिंग करते समय किसी खास विचारधारा से प्रभावित हुए बिना न्यूट्रल रीराइटिंग स्टिक करनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें टेक्नोलॉजी या साक्ष्य होते हैं, उनका भरपूर सहयोग लेना चाहिए। यदि अभी वर्तमान समय की ज़रूरत है तो सर निश्चित रूप से रीराइटिंग। देखिए, जैसे कहा जाता आर्य और द्रविड़, ये विवाद जनरेट किया गया है, ये कोई अलग लोग नहीं थे। आर्यन अब तो राखी गढ़ी और DNA प्रोफाइलिंग से बहुत कुछ सिद्ध हो रहा है। आर्य बाहरी थे, ये भी हम प्रूफ नहीं कर पाए। इट इज़ नॉट बेटर, अगर ये सिद्ध नहीं हो पाया आर्य बाहरी थे, तो हमें ये मान लेने में क्या दिक्कत है कि आर्य यहीं से थे। फिर जो हमारी कोऑर्डिनेशन है, जो हमारी हार्मनी है, वो और बढ़ेगी। और इतिहास जोड़ने का विषय है, ना कि तोड़ने का। तो आपको नहीं लगता कि हमारे जितने विषय थे और जिस तरह से चीज़ें बताई गई हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर हिस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है? सर इतिहास साक्ष्यों पर निर्भर करता है। यदि हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए थे या इसी मूलतः यहीं के निवासी, तो हमें इतिहास में परिवर्तन किया जाना चाहिए। लेकिन इतिहास में परिवर्तन साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए, किसी विशेष विचारधारा के आधार पर नहीं होना चाहिए। सर यही नहीं, आपका विचार ये राखीगढ़ के ऊपर क्या है, ये मैं जानना चाहूँगा। राखीगढ़ में अभी जो निकला उसमें कार्बन डेटिंग हुई, उससे कुछ साक्ष्य निकल के आए हैं क्योंकि इतिहास आपका विषय है, तो आप बताएंगे इसमें जो सर ने पूछा सवाल, उससे रिलेटेड आपका कोई विचार है उसमें?
सर इस मुद्दे पे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी स्रोत है उसका निष्पक्ष मूल्यांकन होने के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अच्छा, अगर पिछले 10 वर्ष का इतिहास कहा जाए लिखने को, किन किन बातों को शामिल करेंगे, किन 4 प्रमुख बातों को शामिल करेंगे? बस 4। भारत का इतिहास। जी सर, सबसे पहली बात तो विदेश नीति की जो भी चेंजेज आए उसको शामिल करना होगा। दूसरी सर स्वच्छ भारत मिशन को एक में इतिहास के एक चेंज करने वाला प्रतीक उसके रूप में शामिल करूँगा। सर तीसरा चेंज जो हम यदि इतिहास लिखे तो ये वर्तमान इकोनॉमिक दशा है उसको भी इतिहास लिखते समय ध्यान में रखा जाएगा सर। चौथा सर मैं एक नेगेटिव सेंस में बताना चाहूँगा कि महिलाओं की दशा उतनी अच्छी नहीं थी सर। चलिए, अच्छा, ये वुमेन एम्पावरमेंट, अगर महिलाओं की दशा सही नहीं है और आपको चांस मिलता है, आप सेलेक्ट हो गए और आप एक ऐसे जिले में जाते हैं, राजस्थान, आप जान ही रहे राजस्थान में जो लिटरेसी रेट फीमेल है वो बहुत डाउन है, आपको काम दिया जाता है कि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को बेहतर कीजिए। महिलाएं ज़्यादा हैं, सेक्स रेशियो फेवरेबल है वहाँ पे, लेकिन एम्पावरमेंट नहीं है, एडुकेशन नहीं है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। तो कैसे, क्या आप ऐसे 3-4 कदम करेंगे जिससे महिलाएं सामने मुख्य धारा में आएंगी? सर इसके लिए जो बिहेवियरल चेंज या मनोवृत्ति का परिवर्तन वो सबसे पहले आवश्यक है। इसके लिए जैसे NGO है उनका सहायता ली जानी चाहिए और महिलाओं को जो भी रोल मॉडल है महिलाओं के उसके बारे में बताया जाना चाहिए। और समाज में जो पुरुषवादी मानसिकता है उसको चेंज करना ज़रूरी है। और सर इसके लिए जैसे गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है जो महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके बारे में वहाँ के लोगों को बताया जाए कि इनकी क्या लाभ होंगे। और साथ में यदि सर जेंडर इक्वलिटी आएगी तो उसके जो भी लाभ होंगे, समाज एक विकास करेगा, सामाजिक आर्थिक चेंज आएंगे तो और सर्वांगीण समाज की धारणा सामने आएगी, उसके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। इसके लिए सर मनोवृत्ति परिवर्तन सबसे ज़रूरी, इसके लिए जागरूकता अभियान सबसे आगे होने चाहिए। आपने एक ट्रेडिशनल आर्टिज़न का जब बात कर रहे थे कि उसकी बात आपने की, जो स्किल डेवलपमेंट का है एक कॉन्सेप्ट जो हमारा भी इस वक्त चल रहा है, इसमें ये कुछ नहीं है कि आप कहाँ से आए हो, लेकिन स्कूल में कुछ आपको स्किल सिखाई जा रही, कौशल कुछ सिखाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई जो साड़ी बनाने वाला कोई है, बांधनी बनाने वाला है आपके यहाँ, तो अगर वही उनका जो बाप ने किया वो बेटा करे, बेटे का बेटा करे तो वो और अच्छा होगा। लोग छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं रह गया है और इसको समाज बहुत इज्जत से नहीं देता है। तो आपका क्या विचार है, कैसे इसको हम इसमें सामंजस्य ला सकते हैं कि जो आर्टिज़न आए अगर वो ट्रेडिशनल होंगे तो उनको सिखाना उतना कम पड़ेगा, उनको तरकीब मालूम है लेकिन उनको उसका शायद लॉजिक नहीं पता है, लेकिन अगर लॉजिक बता दिया जाएगा तो वो वर्ल्ड क्लास हो जाएंगे। तो ये सामंजस्य कैसे किया जा सकता है और इसको मतलब हम लिवरेज कैसे कर सकते हैं देश की इकोनॉमी में, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर जो परंपरागत हस्तशिल्प है उसके बारे में जैसे नई पीढ़ी आ रही है उसको बताया जाए, लेकिन किसी को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आप यही काम करो। नहीं, बाध्य नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसमें सामंजस्य बैठा सकते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ कि जिससे वो लोग एनकरेज हों कि हम अपनी ट्रेडिशनल स्किल्स को फॉलो करें। जी सर, इसके लिए सबसे पहले जो ट्रेडिशनल स्किल्स है उसके बारे में बताया जाए क्योंकि कई जगह लुप्त हो चुकी है। दूसरी बात, यदि उनका मार्केट नहीं है तो मार्केट उपलब्ध करवाया, जैसे गवर्नमेंट ने उस्ताद योजना लागू की थी और जो भी हुनर हाट है, बाजार हाट है, उनके माध्यम से उनको मार्केट उपलब्ध करवाया जाए। और जो भी नई टेक्नोलॉजी है, फंडिंग है, मुद्रा योजना है, उसके माध्यम से उनको फंडिंग उपलब्ध करवाया जाए। तो एक इन्वायरमेंट का निर्माण जरूरी है क्योंकि जब इन्वायरमेंट का निर्माण होगा तभी वो एक आजीविका के रूप में उसको उपलब्ध मतलब अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।